Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you all know that yesterday we were able to start with our class 12 syllabus and the first topic with which we started was electrostatics. तो कल जब हमने electrostatics का syllabus देखा था we saw that the syllabus is very vast. तो हमने decide किया था कि हम उसको पार्ट्स में कवर करेंगे and we started with charges and electric fields. चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमने मोस्टली कवर कर लिया था, बस कोई कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं जिनको हम आज कवर करेंगे एंड फ्रॉम टुमारो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 दैट इज चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। हम उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्टिंग विद electrostatic potential and capacitance. Okay, so without wasting any more time, let's just directly jump to the topic in hand, that is charges and electric field. इसके सब टॉपिक्स जो हमारे बच रहे हैं उनको पूरा करने से पहले लेट्स जस्ट एक बार हम क्या करते हैं, एक बार ब्रीफली हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें कल पढ़ी थी। देखिए कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा था, वी स्टार्टेड देन वी वेंट टू द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट एडिटिविटी ऑफ द चार्ज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कल स्टडी किया था वाज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज and we came to know that conservation of charge is much more than its definition. Okay, we हमने उसके inferences निकाले थे, हम उसके consequences को स्टडी किया था, what are the consequences of conservation of charge, हमने ये भी समझा था कि what are the inferences that we can draw from conservation of charge. So एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप इस चैप्टर को कवर करेंगे make sure that you go through the conservation of charge. ठीक है, उसको बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, सो आफ्टर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वी केम टू द कूलम्स लॉ। हमने कूलम्स लॉ को समझा था, हमने उसके डिफरेंट फॉर्मेशंस को समझा था, उसकी वेक्टर फॉर्मेशन को समझा था एंड वी अंडरस्टूड व्हाट द टर्म्स F12 F21 R12 एंड R21 मींस। ओके, उसके बेसिस पे हमने उसकी वेक्टर फॉर्मेशंस को समझा था, सब कुछ समझा था एंड यहाँ पे जो मैंने कल आपको कमेंट सेक्शन में भी बताया था, यहाँ पे हमारे से एक गलती हो गई थी, गलती नहीं हुई थी, उसको समझाने में दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे लिखा था Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, बोथ Q1 Q2 आर पॉजिटिव। यहाँ पे मुझे जो मैं आपको बताना चाहता था वो मैं आपको ये बताना चाहता था कि बोथ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर, आर ऑफ सेम नेचर। प्लीज अगर आपने ये नहीं ठीक से किया था उसको ठीक से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आर ऑफ सेम नेचर दैट इज ईदर बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कूलम्स फोर्स। ठीक है, देन वी स्टडी अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और हमने ये भी समझा था कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। इफ द क्वेश्चन इट हैज बीन मेंशन दैट अ मटेरियल चार्ज पार्टिकल इज kept in a medium with relative permittivity, if the words relative permittivity has been used in your question that means the value of epsilon r has been given to us। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको relative permittivity की वैल्यू गिवन है that means आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम हैज बीन गिवन। ठीक है, तो अगर आपको epsilon r गिवन है सो instead of using epsilon naught you will be using epsilon naught into epsilon r in your formula। ओके, तो ये चीज आपको कल हमने डिस्कस की थी, उसका हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कवर किया था एंड आफ्टर दैट वी केम टू द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वी स्टडीड व्हाट आर द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाउ द फोर्स ड्यू टू द कंटीन्यूअस, व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली वी केम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने समझा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन वी केम टू व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में हमने ये समझा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, इस बात का मतलब क्या होता है। ठीक है, पेपर के कंटेक्स्ट में ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू कि व्हाट डज द लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 सिग्निफाई इन दिस फार्मूला। आपसे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट केसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की, हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा एंड देन वी केम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने उसको भी स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो हमने कल लास्ट टॉपिक किया था दैट वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एंड वी कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एंड द इक्वेटोरियल लाइन। हमने वो सब चीजें कवर कर ली थी। ठीक है, सो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक जो इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस टॉपिक को आज हम शुरू करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक dipole in a uniform two-dimensional electric field. This is the name of the topic which we are going to start today. ठीक है, सो कल हमने क्या किया था, कल हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सब डिस्टेंस। दिस इज व्हाट वी डिफाइन, दिस इज हाउ वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आज के टॉपिक में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इसको स्टडी करेंगे, हम ये स्टडी करेंगे बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं किसी डाइपोल को रखता हूं तब क्या होता है।
दैट मीन्स लेट मी रिपीट माई सेल्फ, जब इस केस में हम स्टडी करेंगे वी विल स्टडी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट हैपेंस, हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए लेट अस टेक वी हैव बीन गिवन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की गिवन है। ठीक है, जो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, जिसपे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। लेट मी राइट देम प्रॉपर्ली, क्योंकि फिर हमें समझने में दिक्कत होगा थोड़ा। ठीक है, लेट्स जस्ट से दिस इज आवर माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ओके, हमने क्या किया, वी प्लेस देम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्ड्स का रिमेंबर आपको रखना है कि ये जो केस अभी सॉल्व करने वाले हैं, वी आर सॉल्विंग इट फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। Uniform value है, that's why we use the term uniform. So let's just say we place this electric dipole in a uniform electric field. So let's just draw a uniform electric field here. Okay, so this is the uniform electric field. Okay, and the direction of the electric field is this one. This is the direction in which the uniform electric field is acting. Okay, so हमने ये सब चीजें हमें पढ़ ली, हमने देख लिया कि हमें पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, और वी हैव बीन आल्सो बीन गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज, लेट्स जस्ट से इट्स 2a, सॉरी इट्स 2a। ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर होगी। सो जब आप इन चीजों को सॉल्व करते हैं एंड वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट f वेक्टर दैट f इज इक्वल टू QE, वी आर टॉकिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स, हम यहाँ पे वेक्टर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर वेक्टर्स में भी देखना चाहें तो इसको हम थोड़ा लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म? वी कैन राइट दिस एज f वेक्टर इज इक्वल टू Q ऑफ E वेक्टर। ये बात हमें पता है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अब इसमें हम फोर्सेस की डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिंस द चार्ज इज नेगेटिव, सो एट at minus q, the force will be, f vector will be minus q of E vector. That means the force will be acting in a direction opposite to that of electric field. So that means that at this point the direction of the force is this one. This is your f is equal to minus q E. I hope ये बात क्लियर होगी। Similarly at plus q, f vector will be equal to plus QE because charge is positive. तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि the force is acting in a direction which is same as that of electric field. यानी कि force जो होगी यहाँ पे कहाँ पे act करेगी? इधर act करेगी, यानी कि f is equal to QE होगा यहाँ पे। I hope इतनी सी बात आपके लिए क्लियर हुई। ठीक है, but there is a catch. अब यहाँ पे एक catch है। ठीक है, catch यहाँ पे ये है, you must remember this thing, since हमने ट्रीट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म दिस इंप्लाइज एफ वेक्टर माइनस क्यू ई। इसको लेट्स जस्ट थोड़ा इसको समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं इक्वेशंस को। लेट्स जस्ट से दिस इज योर F1 एंड दिस इज योर F2। नाउ सिंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, यूनिफॉर्म है, सो दिस इंप्लाइज F1 वेक्टर will be equal to F2 vector. Only the signs are different, no? So this implies that minus of F2 vector. So this implies that total force that is acting on the system is given by F1 vector plus minus of F2 vector, so which is equivalent to 0. ठीक है, तो इस बात को समझना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज को समझना पड़ेगा, इफ वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0। आई होप ये बात क्लियर होगी। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, if an electric dipole is placed in a uniform electric field, word which is important is uniform electric field, then the net force acting on the system is 0। ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। बट यहाँ पे आपको एक चीज को और समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक चीज को और समझना पड़ेगा, और वो चीज क्या है, एज द फोर्सेस आर इक्वल, as we can see, as the forces are equal and they are acting in opposite directions, as the forces are equal and they are acting in opposite directions, they are acting in opposite directions, therefore they form
a couple. Please remember this thing. They form a couple. ठीक है. And in this case, which rotates in anti-clockwise direction. Which rotates in your anti-clockwise direction. ठीक है. जस्ट इन केस अगर आप कपल को विजुअलाइज करना चाहते हो, अगर आप कपल को समझना चाहते हो कि कपल कैसे एक्ट करता है, यू शुड ऑलवेज कंसिडर ड्राइविंग व्हील. ओके, जब आप लाइक स्टीयरिंग, सॉरी नॉट ड्राइविंग व्हील, रादर यू शुड से दैट स्टीयरिंग व्हील. जब आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हो, जब आप गाड़ी को रोटेट करने के लिए, गाड़ी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप स्टीयरिंग व्हील की डायरेक्शन को बदलते हो, सो यू ऑलवेज कीप योर हैंड्स इन अ पर्टिकुलर पोजीशन इन सच अ वे दैट इफ लेट्स जस्ट से इफ यू वांट टू स्टीयर योर कार टुवर्ड्स लेफ्ट, सो व्हाट विल यू डू, यू विल क्या करेंगे आप जो आपका लेफ्ट हैंड होगा, विद लेफ्ट हैंड यू विल मूव द स्टीयरिंग व्हील टुवर्ड्स लेफ्ट एंड फ्रॉम योर राइट हैंड यू विल आल्सो move your steering wheel towards left. So you have to visualize that motion. So that's how the couple acts. That's how the couple acts. ठीक है. अब हम इसके डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जा रहे. We are not going to the derivation part. आप यहाँ से डायरेक्टली एक रिजल्ट निकाल लेंगे एंड फ्रॉम दिस डायरेक्ट, क्योंकि हम कब उस पर नहीं जा रहे हैं, सो हम जो डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, वी गोना राइट द डायरेक्ट रिजल्ट फॉर टॉर्क. हाउ डज द टॉर्क एक्ट. ठीक है. सो इन दिस केस सिंस वी आर नॉट गोइंग टू दिस डेरिवेशन, वी विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ टॉर्क will be equal to P vector cross E vector. इस चीज का आपको ध्यान रखना. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे जहाँ पे हम परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ करते हैं. वी आर डायरेक्टली राइटिंग द रिजल्ट कि हमें क्या मिलेगा. तो हमें मिलेगा टॉर्क की वैल्यू मिलेगी, टॉर्क विल बी इक्वल टू P क्रॉस E विच इज इक्वल टू PE साइन ऑफ थीटा. PE साइन ऑफ थीटा. यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, व्हाट इज थीटा. व्हाट इज थीटा. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, always remember that theta is nothing but an angle. Theta is nothing but an angle. This is theta. ठीक है. मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ what is theta. So theta is nothing but, theta is an angle between electric dipole and the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड. प्लीज इस चीज का आपको ध्यान रखना है. टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E sin थीटा. नाउ सिंस दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. क्लियर होगी बात. इसी चीज में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E sin थीटा. ठीक है. अब आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है. रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिजल्ट जो बच्चे पेपर में भूल जाते हैं, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन perpendicular to P वेक्टर एंड E वेक्टर. कैसे इस चीज को समझते हैं, इस चीज को एक एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स जस्ट से आपको ये कहता है कि जो आपका टॉर्क है, आपको यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल. ठीक है. वो कैसे निकालेंगे आपको समझना पड़ेगा. लेट्स जस्ट से योर डाइपोल आपको पता है किसके बराबर होता है, Q इंटू 2a के बराबर होता है. ये बात तो आपको पता ही है. लेट्स जस्ट से योर डाइपोल मोमेंट इज अलोंग पॉजिटिव x axis. We are taking this as an example. Okay, positive x axis पे electric field is along negative z axis. Then the value of torque किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. आई होप आपको ये पता होगा एंड आई होप आप क्या करेंगे, मेरे बोलने से पहले आप इसका आंसर बताएंगे किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. हम जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको रिपीट कर देता हूँ किस तरह से करते हैं. ये होता है I, ये होता है J, दिस इज योर K. I से J जाएंगे तो हमें K पे मिलेगा, J से K जाएंगे तो हमें I मिलेगा पॉजिटिव साइन के साथ. बट व्हाट हैपेंस कि अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, अगर मैं I से K जाऊंगा तो मुझे नेगेटिव J मिलता है, और जब मैं J से I जाऊंगा तो मुझे नेगेटिव K मिलेगा. तो इसीलिए आप हमेशा इसको इस डायरेक्शन में इस तरह से याद कर लीजिएगा. ठीक है. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ I से J, तो मुझे
k मिलेगा प्लस साइन के साथ, j से k जा रहा हूं तो मुझे i मिलेगा प्लस साइन के साथ, k से i जा रहा हूं तो मुझे j मिलेगा विद प्लस साइन के साथ, ठीक है। बट व्हेन वी मूव इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दिस सर्कल, if we move in the opposite direction to this circle, the same rules will follow, but the answer which will come out to be in negative axis. Okay, matlab if we go from I to k, we'll get the answer as j, but in negative axis. Okay, I hope my point is clear. So in this case, let's just take a look at this thing. Since the p vector is along positive x-axis, and we know that torque is equal to p vector cross e vector. Since p is in positive x-axis, so we see that it is plus I cap cross, and E vector is across minus Z axis, that is minus of K cap. So let's just take a look at this circle. So if we go from I to K, when I'll go from I to K, I'll get the answer as J cap. But since we are moving in a clockwise direction, when we move in a clockwise direction, we always get a negative sign. So our answer will be minus of J cap, but there's also minus here, this is also minus, so this minus and this minus will come out to be plus J cap, so the direction of the torque will be plus J cap. ठीक है, I hope ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। Now let's just visualize this result, let's just draw some conclusions from these results, ठीक है। Now let's just move to the case number one. The case number one is, what happens when theta is equal to 0? When theta is equal to 0 degree, meaning that when torque is aligned, the value of torque is aligned to the electric field. That means when dipole moment and electric field are in the same direction. That is when dipole moment and electric field are in same direction. So what happens then? If this is the case, we know that torque is equal to P cross E vector, so which will be equal to PE sine theta. So when theta is equal to 0, we have torque is equal to PE of sine 0 is equal to 0. That means the torque acting on the system will be 0. And if this is the case, then dipole is in stable equilibrium. Remember this thing. When torque acting on a system is 0, that means that the dipole is in stable equilibrium. And I hope that आपको ये definitions याद होंगे. What does the word stable equilibrium means? What does the word unstable equilibrium means? Okay. Similarly, what happens when theta is equal to 90 degree? What happens when theta is equal to 90 degree? So when theta is 90 degree, then what happens? Then torque is equal to P cross E, which is equal to PE sine theta. That is torque is equal to PE sine 90, and sine 90 is 1. That means torque is equal to PE, which is the maximum value. For a torque. Okay? So always remember torque will be maximum when angle between P and E is 90 degree. Okay. So let's move to third case, when theta is equal to 180 degree. What happens when theta is equal to 180 degree? So what happens is torque is equal to P cross E, which is equal to PE sine theta. This implies torque is equal to PE sine 180 degree, and sine 180 is equal to minus 1. Sine 180 is equal to minus 1. So this implies torque is equal to minus PE. The value of torque will be minus PE. So when this happens, when this is the case, when torque comes out to be minus PE, so when this is the case, remember, then dipole is in unstable equilibrium. ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं टॉर्क को, क्योंकि टॉर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिकॉज द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एंड द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे.
ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। सी, अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा था, वी discuss the torque in a uniform electric field. Okay, we discuss the torque in uniform electric field. Okay, so what happens when we place the torque in a non-uniform electric field? Now what we're going to do is we're going to study when electric dipole is placed in a non-uniform electric field. As I've already mentioned, what does the word non-uniform means? Non-uniform means that the value of electric field is different at different points. Okay, that means that the electric field is changing in a particular direction. Okay, ये चीज आपको क्लियर होगी? What does the word uniform electric field and non-uniform electric field means? ठीक है, so let's just study the first case. Let's just study the first case in this given. When field is increasing along p vector. When field is increasing along p vector, what does this mean? अगर मैं इसको plot करूँ, if we draw this result, so let's just say this is your dipole, this is minus q and this is plus q, and we all know that the direction of dipole moment is from minus p to plus p. That means if I write p vector, the p vector is along this direction. This is the direction of p vector. Okay, I hope you बात clear होगी. And let us suppose now, since we are dealing with this case when the field is increasing along p, so this is the case. So let's just say this is the direction in which the electric field is increasing, and this is your electric field. Okay, so when this happens, what will be the result? When this happens, we know that electric field is increasing across this axis. That means that the value of force, here, force will be less. Why force will be less? Because at this point the electric field is less, and since the electric field is increasing across this direction, so the value of force here, the value of force will be more. ठीक है, ये बात क्लियर होगी? So in this case, remember, so in this case net force will not be equal to 0. जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तब हमने क्या पढ़ा था? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू 0. So what does this mean? So what does this mean? This means that in case of a non-uniform electric field, when we place an electric dipole in a non-uniform electric field, the net force on the dipole is not equal to 0. And when the dipole is placed in such a way that it is pointing in the direction of electric field, then the direction of the net force, will be, and it points, and the direction of the net points in direction of electric field. I hope ये बात क्लियर हुई. इसका मतलब ये हुआ कि when we place an electric dipole in a non-uniform electric field, the net force acting on the system will not be equal to 0. And when that dipole is placed in such a way, आप डाइपोल को इस तरह से रखते हो कि डाइपोल मोमेंट जो है इस तरह से प्लेस्ड है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है उस डायरेक्शन में आपकी डायरेक्टली डाइपोल की डायरेक्शन है. सो इफ दैट इज द केस, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, but what happens when this is the case? Let's just say, ठीक है, this is the dipole minus q and plus 2q. Okay, direction of electric dipole is this one. This is the direction of electric dipole, p vector, and let us suppose this is the direction in which the electric field is increasing. This is the direction in which the electric field is decreasing. That means अब आपको this is the direction in which the electric field is increasing. Okay, so इसका मतलब क्या हुआ कि electric field and electric dipole moment are in opposite directions. ठीक है, and the electric field is increasing towards minus q. इस बात से क्या पता लगता है? इस बात से we find this result that the force acting here,
the force that is acting at this point will be less force on Q, और इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट करेगी that will be more force on minus Q. तो इस बात से आपको ये पता लगता है if this is the case, in this case also net force is not equal to 0 and direction of force is opposite to P vector. ठीक है, तो पेपर में आपको if the question is asked, आपको ध्यान रखना है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, कहाँ पे आपकी फोर्स ज्यादा लगेगी, कहाँ पे फोर्स कम लगेगी, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स. प्लस आपको एक बात का और भी पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फेस कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू आएगी. This is kind of a shortcut for these kinds of questions. Okay, so I hope ये सारा points आपके लिए clear हो चुके होंगे. ठीक है, so let's just move to the next topic, that is the potential energy of a dipole in a uniform electric field. That is potential energy of a dipole in a uniform electric field. Okay, so let's just move to this topic. इस topic को समझते हैं एक बार हम क्या करना चाहते हैं. So before we start with this topic, we need to understand what is the meaning of potential energy in case of a dipole. What is the meaning of potential energy in case of dipole? So always remember that the potential energy of a dipole, you must always remember that the potential energy of a dipole is the energy possessed by the dipole by virtue of its position in electric field. समझिए इस बात को, क्या मतलब इस बात का. इस बात का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज नथिंग बट एन एनर्जी जो एक डाइपोल जो है पोजेस करता है by the virtue of its position in electric field. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करते हैं, that the energy possessed by an object by the virtue of its position with respect to the surface of earth. वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डाइपोल के केस में, कि एनर्जी possessed by the dipole by the virtue of its position with respect to the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपके डाइपोल की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन के हिसाब से जो आपकी एनर्जी आपका डाइपोल जो पोजेस करता है, दैट एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ डाइपोल. ठीक है, ये हो जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, अब आप इस चीज को हम बात करते हैं किस तरह से हम डील करते हैं. सो हम इसकी डेरिवेशन पे नहीं जा रहे, विल डायरेक्टली रिमेंबर द रिजल्ट ऑफ दिस potential energy. So you must always remember that potential energy of a dipole is equal to work done in changing the orientation of dipole from theta 1 to theta 2, which is always equal to minus PE cos theta 2 minus cos theta 1. ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. cos theta 1, दिस इज योर रिजल्ट. ओके, अगर हम रिजल्ट को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें, लेट्स जस्ट से वी वांट टू एनालाइज दिस रिजल्ट. लेट अस सपोज case 1, let us suppose that theta 1 is equal to 0 degree and theta 2 is equal to theta. So in this case the work done will be equal to minus PE cos theta minus cos of 0 degree. So this will be minus PE
cos theta minus 1. ठीक है, and what happens when theta 1 is equal to 90 degree and theta 2 is equal to theta? This is your case 2. When this is the case, then work done, which is equal to my potential energy, will be equal to cos 90 is 0. Cos 90 is 0. So this will be equal to cos theta minus cos 90 degree, which will come out to be minus PE cos theta. ठीक है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है. एंड फर्दर यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट U is equal to W is equal to minus PE cos theta. This is the result. Okay, that is U is equal to minus P vector dot E vector. Please make sure you remember about this negative sign. Okay, and always remember this thing that this is a scalar quantity. This is your scalar quantity. ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया हमने किस तरह से किया. और अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इज गिवन बाय minus PE cos theta, but when it has been mentioned that the value of theta is changing from theta 1 to theta 2, in that case the value of potential energy will come out to be minus PE cos theta 2 minus cos theta 1. Okay, always remember about the negative sign. Okay, so next topic जो हम डील करने वाले हैं that is your electric flux. And electric flux important topic है, ठीक है, इसको समझते हैं. पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करने वाले हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू गो टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, एंड दैट टॉपिक इज योर एरिया वेक्टर. You must always remember this thing. Okay, before you start studying your electric flux, you should always remember to study your एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एरिया वेक्टर को आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट डज द एरिया वेक्टर मींस. ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले एरिया वेक्टर को शुरू करते हैं कि विल जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट डज द एरिया वेक्टर मींस. ओके, एरिया वेक्टर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है. ओके, एरिया वेक्टर की थ्योरी बहुत छोटी है, आप उसको पढ़े ना पढ़े दैट्स अ सेपरेट इशू, दैट डिपेंड्स ऑन यू. एरिया वेक्टर में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पहले बता दूंगा. ठीक है, अगर आपको वो उतना भी याद है देन यू वोंट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स व्हेन यू नो सॉल्व द एग्जाम, व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस इन योर नीट एग्जामिनेशन. ओके, so let's just start with this thing. What does the area vector mean? Okay, you should, आपको ये बात तो पता है कि area in itself is a scalar quantity. ये बात हमें पता है कि area is a scalar quantity, but there are some problems where it is always convenient for us to treat it as a vector. Okay, let me repeat myself. We all know that area in itself is a scalar quantity. हमें पता है area एक scalar quantity है, but आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे where it is always convenient to use area as a vector quantity. To use area as a vector quantity. तो अब if when we treat area as a vector quantity, then the area must be having some kind of direction associated with it, because vectors always have a direction associated with it. तो अब आपको दिमाग में बस एक चीज होनी चाहिए कि when although area is a scalar quantity, but when we'll take area as a vector quantity. Let me repeat myself. We all know that area is a scalar quantity. Okay, we all know that area is a scalar quantity, but when we will take area as a vector quantity, then remember that the direction of area vector will be taken in direction of the area vector. Okay, the direction of the area vector will be taken in the direction of outward drawn normal. क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब यही हुआ कि लेट जस्ट से कि आप एक एरिया को डील कर रहे हो. दिस इज द एरिया विच यू आर डीलिंग विद. ओके, आपने क्या किया, यहां से इस एरिया को उठा लिया. दिस इज योर एरिया एलिमेंट. ठीक है, आपने इस एरिया एलिमेंट को उठाया. दैट मीन्स द एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी. लेट जैसे आपने एक पेपर, इसको समझने का सबसे बड़ी तरीका है, आपने क्या एक पेपर उठाया, आपने कॉपी का एक पेपर उठाया एंड व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, उस कॉपी का जो पन्ना आपने उठाया, आपने क्या किया, उसके ऑपोजिट साइड से आपने क्या किया, पेंसिल को आर पार कर दिया. एंड जब पेंसिल आर पार हुई
then the sharp end of the pencil will point to the direction of area vector, bahar ki taraf ko, that the area vector will always point in an outward direction, will always point in an outward direction. So in this case, the direction of the area vector will be this much, this one. Area vector will always point in the direction of outward direction. It will always point in an outward direction. So we can always write the area element delta S vector as magnitude of delta S into n cap, and the n cap gives the direction. Then n cap is always outward drawn normal, is always an outward drawn normal. ठीक है, where n cap is outward drawn normal. प्लीज आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है. ठीक है, एंड वंस यू नो द डायरेक्शन ऑफ एन एरिया वेक्टर, यू आर रेडी टू स्टडी अबाउट द गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब आपके लिए इन चीजों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स. द फर्स्ट टॉपिक विच यू गोना स्टार्ट विद इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. ठीक है, अब देखिए electric flux. So if you have to understand the electric flux in the layman terms, you should always remember that electric flux is over an area. Electric flux over an area, or rather we should say that over an electric field. In an electric flux over an area in an electric field is a measure of total number of electric field lines crossing this area. क्या मतलब है कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. लेट मी रिपीट माय सेल्फ. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया एलिमेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया. ठीक है, इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया. ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी. ओके, और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि थ्रू एन एरिया, this is a kind of a concept. Okay, this is not kind of this is basically a kind of concept, and this can be asked in your NEET examination कि how many number of lines, how many, let's just say if someone asks you कि how many number of electric field lines can pass through a unit area, 1 2 3 4 are infinite, so you should always remember that an infinite number of lines, you should always remember that infinite number of lines can pass through an area. ठीक है, और कितनी लाइंस पास करेंगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए. ओके, सो इट इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि इफ यू से दैट यू नो only 100 lines will pass through this area. That depends on how many lines you draw, that how many lines you choose to draw. If you choose to draw like 10 lines, only then 10 lines will pass. If you choose to draw like 1000 lines, then 10,000 lines can 1000 lines can also pass through that area. Okay, so remember this thing. So electric flux is defined as total number of lines passing through an area, but the total number of lines are not fixed. It depends on the quantities which you are choosing. Okay, आपके उस पर डिपेंड करता है आप कौन सी quantities को choose करो, उनकी values को क्या choose कर रहे हो. ठीक है, so you must always remember that कि infinite number of lines can pass through a area when we are studying about electric flux. Okay, ये बात क्लियर होगी. ठीक है, अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल del phi. ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर which is equal to E delta S cos theta. E delta S cos theta. और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा what is the value of theta. Theta क्या होता है? Theta is an angle. Theta is an angle between electric field and an area element. Area element और electric field के बीच में जो angle होता है आप उसे क्या बोलते हो? So that is your theta. उसको आप theta बोलते हो. ठीक है, इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है. You must always remember one more thing. इस चीज में आपको जो चीज का ध्यान रखना दैट इज
इफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ delta s tends to 0, if we choose delta s really small area, if we choose really small area, let's just say in a case when delta s tends to 0, if that is the case, अगर आपके पास delta s की वैल्यू tends to 0 होती है, so हमें पता है कि delta s tends to 0 या कुछ भी क्वांटिटी अगर delta s 0 होती है तो आपकी जो वैल्यूज होती है वो इस तरह से आती है, आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है. then that case your total flux phi e will be equal to closed surface integral of E vector dot ds vector which is equal to E ds cos theta. ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, बिकॉज दिस रिलेशंस विल बी यूज्ड इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो रही है. ठीक है, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, दैट इज योर गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम आपको क्या बोलती है? गॉस थ्योरम की मैं आपको सिर्फ मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूंगा. आई विल बी ओनली राइटिंग योर मैथमेटिकल डेफिनेशन इन थ्योरेटिकल फॉर्म. जो ये डेफिनेशन है, मेक श्योर यू लर्न दैट डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक्स. एंड when I say that you should remember that definition, that means that you should remember that definition wholeheartedly. Okay, आपको वो definition wholeheartedly याद होनी चाहिए. एंड आपको मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि definitions play a crucial role in your NEET examinations. Okay, आपको इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है, सो इफ वी गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें इन मैथमेटिकल फॉर्म, गॉस थ्योरम इज रिटन एज phi e is equal to closed surface integral of E ds vector which is equal to q enclosed over epsilon naught, which is equal to q enclosed over epsilon naught. अब ये थ्योरम आपको कहना क्या चाहती है? थ्योरम आपको ये कहना चाहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, आफ्टर दैट विल मूव टू द इंग्लिश. इंग्लिश में समझेंगे कि आपको थ्योरम क्या कहना चाहती है. हिंदी में अगर हम इसको बात करें तो हिंदी में अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं ये कहता हूँ, ये थ्योरम आपको ये कह रही है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी एरिया से पास कर रही है, जो किसी एरिया से पास कर रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो गिवन होता है कैसे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर और ds का वो कर लोगे, और या तो उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है या उसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. उस सिस्टम ने, उस एरिया ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, लेट मी रिपीट माय सेल्फ. So Gauss theorem states that the total electric flux passing through an area is either equal to closed surface integral of E vector dot ds vector, or it is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the system. The word important is charge enclosed by the system. What does this mean? चार्ज एनक्लोज बाय सिस्टम का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि लेट्स जस्ट से कि आपके पास एक रैंडमली एक एरिया गिवन है. You have been given a random area and we have placed charges like -4 +2 +6 +6 in this area, and we have placed charges like +3 and +4 here. Okay, so the question was, what charges will contribute to the electric flux? या फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी चार्जेस विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो मैं अपने वर्ड्स को फिर से रिपीट करता हूँ. we all know that the Gauss theorem states that the electric flux through a medium, through a surface, is equal either to the closed surface integral of E vector dot ds vector or 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the system. इसका मतलब ये हुआ कि only those charges will contribute towards electric flux which are enclosed inside that area. तो अगर हम इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें तो we only find that charges like -4 +2 and +6 are enclosed in the system. इस बात का मतलब ये हुआ कि only charges -4 +2 and +6 will contribute towards the electric flux. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. इस बात का ये भी मतलब हुआ कि that the charges like +3 and +4 will not contribute towards electric flux, but यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा. बट यहाँ पे एक चीज ये है कि all these charges, whether this charge, all these charges will contribute towards electric field.
but only those charges which are present inside an area will contribute towards electric flux. Let me repeat myself. इसमें सारे के सारे चार्जेस जो हैं, ये जितने भी चार्जेस हैं, वो सारे के सारे चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछी जाएगी तो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, बट वही चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे जो चार्जेस इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप ये बात मैंने क्लियर कर दी होगी आपको, तो अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है तो। ठीक है, इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज दिस? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, फ्लक्स कैन बी नेगेटिव और फ्लक्स कैन बी जीरो। इसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी बनता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? What will be the value of electric flux through an area? Let us say this is an area, this is your closed area. ठीक है, what is the value of electric flux through an area which contains a dipole with charges minus q and plus q? ठीक है, आपको एक एरिया गिवन है, उसमें आपने डाइपोल रख दिया है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया, थ्रू दिस एरिया। तो यानी इस केस में क्या है, आप सिस्टम के अंदर देखोगे टोटल चार्ज कितना है। सिंस वी हैव बीन गिवन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस क्यू गिवन है, प्लस क्यू गिवन है, तो नेट चार्ज कितना है सिस्टम के अंदर? जीरो। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? जीरो इन केस ऑफ अ डाइपोल। If a dipole is placed inside an area, then the value of electric flux through the system through an area will be zero because net charge inside the system is zero. और इसी में अगर मैं आपको एक चीज और बोल दूं कि इनके साथ मैंने एक चार्ज और रखा है Q3, then only charge Q3 will contribute towards electric flux. इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपको ना एक चीज का और ध्यान रखना है, प्लीज मेक श्योर ये चीज को आप ध्यान रखिए कि गॉस थ्योरम इज मोस्टली यूज्ड फॉर सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। ऐसा नहीं कि सिमेट्रिक के लिए यूज नहीं कर सकता, बट इज मोस्टली यूज फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपके क्लियर होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Let us try and understand next topic में, let us try and understand the application of Gauss law, how we apply the Gauss theorem. Okay, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, how we apply the Gauss theorem, simple verification of Gauss law. Let's just study about simple verification of Gauss theorem, or we can also say that how we apply the Gauss theorem. हम यहाँ पे इस चीज को समझेंगे, हाउ वी अप्लाई द गॉस थ्योरम। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि अगर आपने यहीं पे सीख लिया तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो लेट्स जस्ट से आपके पास यू हैव बीन गिवन अ सिलेंड्रिकल सरफेस। लेट अस से वी हैव बीन गिवन अ सिलेंड्रिकल सरफेस लाइक दिस। ओके, दिस इज एन इलेक्ट्रिक, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा ठीक से बना लेता हूँ। लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट प्रॉपर्ली ताकि आपको समझने में आसानी रहे। Okay, let's just say we have been given a cylindrical surface. Let us suppose this is the cylindrical surface which has been given to you. Okay, now we have to find the value of electric flux through this system. ठीक है, कंडीशन आपके पास ये है, लेट अस सपोज दैट दिस सिलेंडर कंटेन्स नो चार्ज। फर्स्ट केस में हम कंसीडर कर रहे हैं व्हेन, फर्स्ट केस जो हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज व्हेन सिलेंडर कंटेन्स नो चार्ज। Cylinder contains no charge. अब से cylinder contains no charge, the total electric flux through the system must be equal to zero.
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू जीरो। हमें ये चीज प्रूव करनी है और आपको सिर्फ एक चीज इसमें और गिवन है, one more thing which has been given to you is that the electric field is in this direction. This is the direction of your electric field. Okay, बस आपको इतनी सी बात की है, you have been asked to prove that the total electric flux through the system will be equal to zero because it contains no charge. ठीक है, और यही आपकी एप्लीकेशन है, this is how you will apply the Gauss theorem, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि Gauss theorem के अकॉर्डिंग phi E is equal to E delta S, E dot S होता है। We all know that about this thing कि E phi is equal to E delta S होता है, E vector dot delta S vector। ठीक है, so let's just apply this Gauss theorem. Okay, so let's just consider this surface. We will consider first this surface. अगर हम इस surface को बहुत ध्यान से देखें तो हमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालने के लिए हमें दो क्वांटिटीज चाहिए, that is electric field and delta S, and we have been given the value of electric field, but the electric field जो है इस केस में that is pointing towards positive x-axis. What is the direction of? What is the direction here? E vector is across positive x-axis, like towards x-axis, दिख रहा है आपको यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर हम एरिया एलिमेंट निकालें, इफ वी ट्राई एंड कैलकुलेट द एरिया एलिमेंट, एंड वी ऑल नो दैट द एरिया एलिमेंट पॉइंट्स इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपका एरिया एलिमेंट कहाँ होगा? एरिया एलिमेंट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। दिस इज योर डेल्टा एस वेक्टर। सो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा एस वेक्टर कहाँ होगा? नेगेटिव, दैट इज y नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ को होगा। सो दिस इंप्लाइज, एंड द एंगल दोनों के बीच में कितना हो जाए? एंगल विल बी 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज फाई ई विल बी इक्वल टू ई delta s cos 180 degree, and cos 180 is -1, so we'll be having the value as minus e delta s. Let us suppose this is your phi e1, so the phi e1 is here. ठीक है, similarly if we calculate every same things for this surface, so let's just say this is your surface, and for this surface electric field, now let us calculate phi e2. Now for phi e2, e vector is positive x-axis, is along positive x-axis, and delta s will be again outward direction, will be again pointing in the outward direction. This is your delta s. So phi e2 की direction क्या होगी? delta s is across positive x-axis. हमें ये भी नजर आ रहा है कि phi delta s भी कहाँ है? positive x-axis को शेप कर रहा है, तो यानी कि आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी phi e2 की, that will be equal to e delta s cos 0, cos 0 is 1, so that will be equal to plus e delta s. क्लियर होगी बात इतनी सी? डेल्टा s को हम let's just suppose we don't put delta s as delta s, let's just say we put it as s1 and s2. okay, so आपके पास निकल के आएगा which is equal to minus of es1 and it will be equal to minus e plus es2. Let this be equation number 1 and let this be equation number 2. Now we again go to the next surface. अब आपके पास यहाँ पे तीन surfaces थे, and now we are going to deal with this third surface. This is your third surface. Okay, so when we talk about this surface, we find that the electric field is direction, and we find that the electric field is in this direction. This is the direction of electric field, and the area element, and we know that area element always points in the outward direction. For this surface, the area element is along this direction. So this is your delta s. So what is the angle between them? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है. So phi e3 will be equal to e delta s cos 90, and cos 90 is 0, that means it will be equal to 0. So let us suppose this is your equation number 3. So total flux, therefore the total flux will be equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3, which is equal to minus e s1 plus e s2 plus 0 will be equal to 0, and this is the required result. Because this system didn't contain any kind of charges, the total flux through the system must be equal to 0. So we have proved this result as it was required. Okay, तो हमने यहाँ पे basically यहाँ पे result आपके लिए ये important नहीं था कि total reflected flux के लिए 0 है. All we wanted to do was we wanted to learn how to apply the Gauss theorem. How to apply Gauss theorem. This is the result. This is what we wanted to know. So that's why we solved this derivation. हमने यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे सीखा that how we should apply the Gauss theorem. Okay, I hope अब आपको ये clear आ गया कि how to apply the Gauss theorem. ठीक है,
नेक्स्ट, अब इसी चीज में अगर हम आगे चलेंगे, ठीक है, हम इसकी अब डेरिवेशंस पे काम नहीं करेंगे, विल डायरेक्टली रिजल्ट लर्न द रिजल्ट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ओके, द फर्स्ट केस इज field due to infinitely long straight wire which is uniformly charged. See, if you want, अगर आप चाहते हो कि if you want to to check your knowledge about how to apply the Gauss theorem, make sure you solve this derivation. अगर आप अपनी नॉलेज को चेक करना चाहते हो कि आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना आती है कि नहीं, मेक श्योर यू गो एंड सॉल्व दिस डेरिवेशन. ठीक है, आप इस डेरिवेशन को सॉल्व कीजिएगा इफ यू वांट टू चेक योर नॉलेज. ओके, हम इसको डेरिवेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आपको यहाँ पे इस डेरिवेशन को किस तरह से किया जाता है, आई विल बी टीचिंग यू ओनली दैट थिंग. ओके, so let's just say this is your uniformly charged wire. Okay, this is your uniformly charged wire containing positive charge. Okay, now since you must remember this thing. Okay, the wire carries a cylindrical symmetry. The wire carries a cylindrical symmetry, that's why we are drawing a cylinder here. Okay, so again we'll follow the same procedure as we followed in the previous derivation. हम इस एरिया को कंसीडर करेंगे and after that we'll be considering this area. Okay, and lastly we will be considering this area. Okay, so when we are considering this area, the value of S will be this direction, and in this case the value of S vector will be along this direction, and in this case the value of S vector will be along this direction. Okay, everything is okay here. ठीक है, so now what we will do, we will apply the Gauss theorem as we applied in the previous case, but in this case, remember, in this case there is a charge present inside in the form of a wire. Okay, so you have to solve all those things and we'll get the final result as E vector, sorry, E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into 2 lambda over r. This is the final result. ठीक है, now remember, if lambda is greater than 0, then the E vector is radially outwards, and when lambda is less than 0, E vector is radially inwards. प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बिकॉज इफ पॉजिटिव चार्ज हैज बीन गिवन टू यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज coming out of the positive charge, so this will be the direction of electric field. So when lambda will be negative, that means negative charges will be here, all the electric field lines will be coming inwards. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. The next topic is electric field intensity due to the uniformly charged spherical shell. This might be like last topics, okay, of this chapter. So number 1 is electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. अब देखिए, जब हम इस तरह के केसेस की बात करते हैं, मैं आपको फिर से कहूंगा, इफ यू वांट टू चेक योर नॉलेज रिगार्डिंग गॉस थ्योरम, about how much Gauss theorem you can apply, what is the application of Gauss theorem, आप इन derivations को solve कीजिएगा. If you are able to solve this derivation, that means you have command over your Gauss theorem and you won't be facing any problems when you will be dealing with numerical problems in NEET examinations. Okay, अगर आप इन derivations को solve नहीं कर पा रहे, that means there is some problem and you need to focus again on this derivation part. आपको तब वो देखना पड़ेगा. ओके, हम क्या करेंगे, we won't be solving any kind of derivations, we will directly remembering all these results. ठीक है, so when we're talking about a uniformly charged spherical shell, so there will be 3 cases. Let's just say this is your shell, so we'll be dealing with 3 cases. The first case will be when the charge point of concentration is outside the spherical shell. Second case will be when the spherical shell, this is your case 1. Case 2 will be when
the point of observation lies on the surface of the spherical shell, and the case number 3 will be when the point of observation lies inside the spherical shell. This is your case number 3. हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, बट वी गोना डू इज वी आर गोना डायरेक्टली रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट्स कि हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, हम उन रिजल्ट्स को डायरेक्टली ही याद कर लेंगे. ठीक है. So let's just move to the case number 1. When the point of observation lies outside the spherical cell. Case number 1. This is your case number 1. Point of observation lies outside spherical shell. If this is the case, in this case, the value of electric field will be 1 over 4 pi epsilon naught into q over r square. Okay, let's just move to the case number 2. Case number 2 is when point of observation lies on the surface of spherical shell. Spherical shell. If this is the case, अगर ये केस होता है तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है that comes out to be 1 over 4 pi epsilon naught into q over r square, where capital R is nothing but the radius of the shell. Okay, ये बात क्लियर होगी. ठीक है. और इसी चीज को आप थोड़ा डिफरेंटली भी लिख सकते हो. एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू E vector magnitude is equal to sigma over epsilon naught. ये भी एक रिजल्ट आपके पास आता है, and this result has been asked in your PYQ. So ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है. And the last case is when P lies inside the shell. That is, point of observation lies inside the shell. So always remember that in case of shell, the electric field inside the shell will be equal to 0. E inside is always equal to 0. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. The field inside a uniformly charged spherical shell is always equal to 0. मैं लिख देता हूँ, ये आपके लिए एक रिजल्ट है and the question has been asked. That is, the field due to uniformly charged spherical shell is 0 at all points inside the shell. Inside the shell, इस चीज का आपको ध्यान रखना. You should always remember this point. Okay, ठीक है. So अगर हम इसको प्लॉट करें, we plot the graph. Let's just say if we have to plot the graph for this electric field inside a shell. So this kind of the graph, this is the graph which we will be getting. Okay, from 0 to capital R, from R is equal to R, the electric field will be 0, and at R is equal to capital R, the value of electric field will be maximum, and after that the value will be reducing like this. So here E is proportional to 1 by R square. Here E is maximum, and here E is equal to 0. ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है. This is the direction of electric field along this direction, and we have taken the distance R from the center from this direction. ठीक है, बात क्लियर होगी. ठीक है, और इसी चीज को we can also plot this graph in a different way. So for example, if this is your spherical shell, then here we will be having E max, here E will be equal to 0, and outside E vector will decrease, and again E vector will decrease. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. Now let's just move to the next result. जो आपका नेक्स्ट रिजल्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर. नेक्स्ट टॉपिक इज
electric field intensity due to non-conducting charged solid sphere. Charged solid sphere. हमें क्या गिवन है? नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर. रिमेंबर दिस थिंग. अगर स्फेरिकल शेल होगा तो इनसाइड क्या होती है? जीरो. ठीक है. अब यहाँ पे भी इफ वी हैव बीन गिवन अ सॉलिड स्फीयर, अगर आपको सॉलिड स्फीयर गिवन है दैट मींस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड. रिमेंबर दिस थिंग. इफ अ सॉलिड स्फीयर हैज बीन गिवन टू यू, हम इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स जस्ट से इफ अ सॉलिड स्फीयर हैज बीन गिवन टू यू, व्हाट डज दिस मीन? अब आपको यहाँ पे भी आपको तीन केसेस देखने को मिलेंगे. केस नंबर वन, when the point of observation lies outside. If this is the case, अगर आपका केस ये है तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? E is equal to 1/4πε0 into Q/r². केस नंबर टू, जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका इस सरफेस के ऊपर लाई करेगा तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 1/4πε0 into Q/R का स्क्वायर. सिमिलरली अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इनसाइड लाई करे, अगर आप इनसाइड लाई कर रहे हैं तो इन दिस केस अगेन मैं अपने बात को रिपीट करता हूं. सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ठीक है. अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है आपको निकालना है तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको कहाँ लाई कर रहा है? स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है. सो इफ दैट इज द केस तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? इस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी E is equal to 1/4πε into Q-/R². If this is R, this is capital R. ओके, ठीक है. ये बात क्लियर होगी? ठीक है ना. और इसको आप लेट जस्ट से इसको आप x मान लीजिए टू हेल्प यू. इसको आप x मान लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. ये सब बातें क्लियर होगी. और यहाँ पे बिकॉज वी हैव यूज द वर्ड क्यू डैश, क्यू डैश इज मतलब चार्जेस विल बी डिफरेंट, चार्ज विल बी डिफरेंट. तो वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी. क्यू डैश विल बी इक्वल टू 4/3πr³ into रो. रो क्या है यहाँ पे? रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. क्यू डैश इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, क्यू इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. क्लियर हो गई थी बात? ठीक है. मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पे, प्लीज डेंसिटी मत समझ लिएगा. रो इज योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ठीक है. ये तीनों केसेस आपने एक ही बारे में कर लिए एंड आई होप आपको तीनों केसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. एंड आई लेट मी रिपीट माय सेल्फ वंस अगेन कि if you want to check your knowledge about Gauss theorem, how much Gauss theorem you know, you make sure that you solve all these derivations. Okay, if you solve all these derivations you will have the conceptual clarity of how to apply the Gauss theorem. And if you have that kind of conceptual clarity about how to apply the Gauss theorem, you can solve each and every question regarding Gauss theorem in your final examinations. Okay, so इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. Now let's just plot the graph for the electric field.
let's just plot the graph for the electric field. So we see that if we plot the graph for electric field with distance for a solid sphere, we find that the value of electric field inside the sphere is not equal to 0 as it was in case of shell. Shell के केस में inside the shell कितनी थी electric field की value? वो थी 0. But in case of a solid sphere, we find that the value of electric field is not equal to 0. Is not equal to 0, and this value जो है, अगर हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड आती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी r rho over 3 epsilon. r rho over 3 epsilon निकल के आती है, एंड वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E इनसाइड आता है r rho over 3 epsilon. So this shows that inside the solid sphere E is proportional to r up to r is equal to r. After that, the value of electric field goes on decreasing. E is proportional to 1 by r square, and this is where we will have the maximum value for electric field. ठीक है, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी इसमें देखिए जो आपका स्फेरिकल शेल होता है, स्फेरिकल स्फीयर होता है, द फर्स्ट टू केसेस रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सरफेस. ठीक है, अगर वो वैल्यूज आए तो आपके पास तो ये पता है कि वो दोनों रिजल्ट शेल और स्फेरिकली सेम होते हैं. द ओनली डिफरेंस लाइज इन द फॉर द पॉइंट इनसाइड द spherical shell and the point which lies inside the spherical sphere. अगर आपके पास spherical sphere given है तो inside 0 नहीं होता है. अगर shell given है तो electric field inside the spherical shell is always equal to 0. मगर जब आप electric field inside a solid spherical sphere की बात करते हो, solid sphere की बात करते हो, तो वहाँ पे electric field की value r rho over 3 epsilon निकल के आती है, which shows that the electric field inside a solid sphere is proportional to the r. और वो ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं. ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आ रखे हैं एंड क्वेश्चंस आएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये बात आपके यहीं पे क्लियर होगी. चलिए अब आज के दिन के इस पूरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक, and now we're gonna start what we're gonna do is we're gonna start the last topic of this chapter, that is electric field intensity due to a thin infinite plane sheet of charge. हम क्या करने वाले हैं, we're gonna start with the last topic of this chapter, that is electric field intensity due to a thin infinite sheet of charge. Again, इसकी डेरिवेशंस पे हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली रिजल्ट को याद करेंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपको गिवन है इफ यू हैव बीन गिवन एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हैज बीन गिवन टू अस, ओके. सो मैं आपको एक क्रक्स में बता देता हूँ. व्हाट वी टेक इज सिलेंड्रिकल सिमेट्री, एंड विद सिमेट्रिकल सिमेट्री वी अप्लाई द गॉस थ्योरम. With cylindrical symmetry we apply the Gauss theorem. Make sure you know how to apply the Gauss theorem, and the direction of electric field from the positive will be in this direction, okay, and here the electric field will be in this direction. ठीक है, अब एक बात समझिए कि यहाँ पे अलग अलग रीजन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट क्यों हुई. इस बात को समझिए क्यों हुई, बिकॉज व्हेन वी टेक अ थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, रिमेंबर दिस थिंग, जब हम एक थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज लेते हैं, इसको समझने के लिए आप अपने कॉपी का पन्ना उठाइए, उसको समझिए वो थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है. सो व्हाट विल हैपन इज, if we have a thin infinite sheet of charge, and let us suppose that the thin infinite sheet of charge has positive charges on the front face, अगर उसके front face पे positive charge है, and since we are dealing with the thin infinite sheet of charge, let us suppose this is the front face, front है, तो उसका जो बैक साइड होगा उस पेपर का, the back side of that paper will also contain the positive charge because it is a very thin infinite sheet of charge. This is the back side of that paper. ओके, अगर ये केस है कि ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, वी आर नॉट डीलिंग विद दैट, यू नो, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने एक पन्ना रजिस्टर का उठाया और रजिस्टर के फ्रंट साइड में अगर पॉजिटिव चार्ज है, एंड सिंस दैट sheet of paper is a thin infinite sheet of paper, so the positive charge which is on the front side will also be on the back side. तो उस वजह से क्या होगा कि फ्रंट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव की वजह से बाहर जाती है, एंड पॉजिटिव की वजह से यहाँ से भी बाहर जाएगी, एंड दिस इज व्हाई दिस इज योर केस.
ऐसा यहाँ पे होता है. So this is why the value of the direction of electric field is in opposite direction on the both sides of paper, and when we solve these equations we get the value of electric field as sigma over 2 epsilon naught. Let me repeat myself. हमें पता है कि अगर आप एक रजिस्टर के एक पन्ने को उठाएं तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि वो पन्ना जो है वो क्या है, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, एक थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है. अगर वो थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर उसके फ्रंट पेज पे पॉजिटिव चार्ज है तो दैट मींस उसके बैक साइड में भी पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑन ईदर साइड ऑफ द पेपर. ठीक है, बट इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज आती है. अगर आपका पन्ना जो है इनफाइनाइट थिक, अगर इनफाइनाइट प्लेन चार्ज, अगर यूनिफॉर्म थिक, अगर आपके जैसे आपके पास क्या है, थिन शीट है, थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, तब तो होगा ये. बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव but what happens when we have infinite plane sheet of uniform thickness, when this is the case, जब आपके पास क्या है, प्लेन शीट है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, देन थिंग्स गेट बिट ट्रिकी. तब क्या होता है, आपकी चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती है. वो क्यों ट्रिकी हो जाती है? बिकॉज अब आपको ये समझना पड़ेगा चीजें ट्रिकी क्यों हो जाती है. फिर तब होता है क्या है, दिस इज द केस, लेट्स जस्ट से दिस इज योर इनफाइनाइट शीट विद यूनिफॉर्म थिकनेस. दिस इज योर इनफाइनाइट शीट विद यूनिफॉर्म थिकनेस. इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, दोनों पे है. सो अब आपको क्या समझना पड़ेगा, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस पॉइंट, क्योंकि अब आपके पास जो शीट गिवन है दैट हैज एन यूनिफॉर्म थिकनेस, so you will treat both sheets as that uniform let me repeat myself. Okay, so let's just say you have a uniform sheet, you have an infinite plane sheet of uniform thickness. So when your sheet has a uniform thickness, okay, when your sheet has a uniform thickness, then remember one point: if your sheet has uniform thickness, then then the front face and the back face of that sheet are treated separately, and the electric field at the point of observation will be the additive sum of the electric field due to both of those sheets. मतलब क्या हुआ इस बात का कि जब आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट गिवन है जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है, यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं थी, यहाँ पे थिन थी. थिन था तो हमने एक ही मान के हमने उसको कर लिया. बट जब आपकी यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, इन दैट केस बोथ फ्रंट एंड बैक साइड्स आर ट्रीटेड एज सेपरेट शीट्स. और उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने इस पॉइंट पे निकालनी है तो दैट इज द सम ऑफ E1 प्लस E2 वेक्टर. लेट्स जस्ट से दिस इज, देन वी विल ट्रीट द फर्स्ट सरफेस एज first electric field to the first surface E1 and the electric field to the second surface as E2. ठीक है, तब आप उनको सेपरेटली ट्रीट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग सरफेस की वजह से निकालते हो, एंड इन दैट केस द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आपके पास निकल के आती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. लेट मी रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन. मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इफ यू हैव बीन गिवन अ थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, then the positive charge on the first surface will appear as the positive charge on the second surface. That means you will only include one direction, and using that direction only you will find the value of electric field at the point of observation. ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, आपका जो एरिया एलिमेंट होगा वो इधर को होगा, इधर इधर करके, तो आपके पास जो ई की वैल्यू निकल के आएगी वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होगी. यू विल ट्रीटिंग दैट शीट एज अ सिंगल शीट. ओके, बट इफ द let's just say if you have been given a infinite sheet, but in this case the infinite sheet has a uniform thickness. If you have a uniform thickness, अब आप इसको एक रजिस्टर की तरह समझ लीजिए, रजिस्टर जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है, तो रजिस्टर का जो first side होगी, the first page of the register will be treated as a separate sheet and the last page of register will be treated as a separate sheet. That means that at the point of observation where you have to find the value of electric field, you will so at the point of observation where you have to find the electric field, what you will do is you will find the electric field to the front face and you will find the electric field due to the second face, and you will add both those things if you have uniform thickness in your plane sheet. This is the case. Okay,
तो ये चीज आपके पास क्लियर होगी। चलिए अब इसके फाइनल रिजल्ट्स को कर लेते हैं। अगर आपके पास गिवन हो द फाइनल केसेस इज number 1, what happens when you have been given two infinite plane sheets and you have both of these sheets has positive charge. Okay, so let's just say both sheets has positive charge, and what will be the value? They can ask you what are the values of electric field at this point, so let us take a quick look at this point. अगर हम इस point को बहुत अच्छे से observe करें, we find that due to this sheet, because this sheet has a positive charge, the value of electric field will be along this direction. Okay, and due to this sheet, let's say this is your sheet number 1 and this is your sheet number 2. Okay, this is the point of observation. So due to the sheet number 1, the direction of electric field will be along towards left, and due to the sheet number 2, the value of electric field will be across this direction for the point of observation. This is our point of observation. Okay, that means the both values will add, and what will be having is in region, let us just इसको थोड़ा differently लिखते हैं so that हम इसको बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझ पाए. Okay, इसको समझते हैं एक बार. Okay, एक बार और अच्छे से इसको लिखते हैं. Let's just say this is the plane sheet of the charge. This is first sheet and this is your second sheet. Okay, both of these sheets are carrying positive charges. Positive, 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 positive. Okay, both these sheets are carrying positive charges. Okay, now this is your region 1, this is your region 2, and this is your region number 3. You have to find the values of electric field. आपको इन तीनों regions पे electric field की value निकालनी, that is at region 1, region 2 and region 3. So let us observe for region 1. What will happen for region 1? In region 1, as we can see that both this plane sheet of charges have positive charge. So in this region 1, the value of this, let's just say the direction of electric field due to sheet 1 will be along this direction. Similarly, in region 1, electric field due to sheet 2 will be along this direction. ये बात क्लियर होगी. In region 2, जब हम region 2 की बात करेंगे, the value of electric field, rather we should say that the direction of electric field due to sheet 1 will be along this direction, and the value of electric field due to sheet 2 in region 2 will be along this direction. That means both of them will subtract. Similarly, the value of electric field in a region 3 due to sheet 1 will be across this direction, and the value of electric field in region 3 due to sheet 2 will be across this direction, because due to positive charge, the electric field always comes out. Okay, because in positive charge we know that electric field always points in the outward direction. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. So for region 1, both the electric fields will add, but in this region 1 the direction is across negative x-axis. So for region 1, E1 will be equal to minus sigma over 2 epsilon naught, minus sigma 2 over 2 epsilon naught. Let us suppose this is your plus sigma and this is your sigma 1 and this is your sigma 2, but both of them will be in negative x-axis. So E1 will be equal to minus 1 over 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2. Similarly, for region 2, if we are talking about region number 2, what happens in region number 2? अगर region number 2 में हम देखते हैं, E1 is equal to sigma over 2 epsilon naught across positive x-axis, and E2 is equal to minus sigma over 2 epsilon naught across negative x-axis. That means both of them oppose each other. Therefore, total E will be E1 minus E2 is equal to 0. So in this case, the electric field will be 0. In this case, the value will be 1 over 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2. Similarly, in region number 3, what is happening?
E1 is equal to sigma 1 over 2 epsilon naught across positive x-axis, and in region number 2 sigma 2 over 2 epsilon naught across positive x-axis. So this means total electric field in region 3 will be equal to 1 over 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2. 1 over 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2. Okay, I hope ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी. And similarly we can apply these results for sheets which are having, for the sheets in which both sheets are having negative charge, and similarly we can apply the same results for the sheets in which one sheet has positive charge and negative charge. Okay, so that is your homework. What you have to do is you have to find the values of electric field in three regions. If this has positive sigma and this has your negative sigma, you have to find the values of electric field in region 1, in region 2 and in region number 3. Okay, similarly this is your second question. This is minus sigma and this is your minus sigma. You have to find the values of electric field in region 1, region 2 and region 3. This is your homework. If you are able to solve these equations, then that means you have a complete command of your Gauss theorem. If you find something which is difficult for you, if you feel like you're not able to solve these equations, if you're not able to solve these homework questions, then make sure आप comment section में लिखिए and I'll solve these equations for you, these questions for you. Okay, other than that आपका ये चैप्टर अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, and tomorrow we will be solving the questions from this chapter. हम numerical problems will be dealing with the numerical problems from this chapter. Okay, इस चैप्टर में इफ यू स्टिल फाइंड समथिंग इज डिफिकल्ट, इफ यू स्टिल फाइंड कि आपको लगता है कि कुछ चीज आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेक श्योर कमेंट सेक्शन में बताएं. आई विल सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स फॉर यू. ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर ये खत्म होता है. यहाँ से कल हमने इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं. एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू, आई होप एंड आई रिक्वेस्ट यू एंड आई होप कि आपने कल 30 क्वेश्चंस आपने किए होंगे काइनेमेटिक्स के. प्लीज मेक श्योर आज भी आप काइनेमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस को कवर करें. ओके, विद दिस होप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको कोई डाउट नहीं होंगे. जस्ट इन केस कोई डाउट्स है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा. विद दिस होप आप अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. गुड नाइट एंड कल मिलते हैं आपसे एंड बेस्ट ऑफ लक. बाय बाय.